मोहतरम हाज़रीन, आज का ये ख़ास प्रोग्राम जो 16 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह के ज़िमन में मुनक़िद किया गया है। हमारे जो माशरे में जेंडर बेस वायलेंस जो है उसके ख़ात्मे के लिए 16 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के इनेक़ाद के तहत इस मुहिम को यूनिवर्सिटी की जानिब से ख़ासकर शोबे तालीम निस्वां और मुतालियात मरकज़ बराए मुतालियात निस्वां, यूनिवर्सिटी की इंटरनल कॉम्प्लेंट कमेटी और सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ के इश्तराक से इस 16 रोज़ा मुहिम को चलाया जा रहा है। आज हम उस मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करें। मैं इस इफ्तिताई तक़रीब में की शुरुआत हस्ब रिवायत क़िरात कलम पाक से करने के लिए शोबे इस्लामिक स्टडीज़ के तालिब इल्म अन्नूर से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ क़िरात कलम पाक पेश करें। अन्नूर तालिबा हैं ये शोबे इस्लामिक स्टडीज़ की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तशहदु अलैहिम अल्सिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। जो लोग पाक दामन भोली भाली ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में लानती हैं और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। जब उनके मुकाबले में उनकी ज़बानें, उनके हाथ पाँव, उनके आमाल की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक़ और इंसाफ के साथ देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक़ हैं और वही हर अमल को ज़ाहिर करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूँ कि वो मानो का तराना पेश करें।
ओके ओके बहुत खूब। आपने अभी जो तराना समात फरमा रहे थे जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के अज़ाइम और मक़ासिद को बेहतरीन और उम्दा अंदाज से पेश किया गया है, इसके तख्लीक़कार हैं हमारे इज़्ज़त माब शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब ने इसे क़लमबंद किया है। ये उन्हीं का लिखा तराना है। तो इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, मैं आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा हमारे शोबे तालीम निस्वां की सदर डॉक्टर शबाना केसर साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। Assalamu alaikum, adab, a very good afternoon to all of you. ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन जो आज के हमारे इस इफ्तिताई इजलास की सदारत फरमा रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए रज़ामंदी भी दी और शरीक भी हुए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद आज के हमारे जो कलीदी खुतबे के मुकर्रिर हैं मिस उमा सुधीर, जो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाली हैं। किसी ट्रैफिक में वो थोड़ी सी
फंस गई हैं, तो कुछ ही देर में हमारे बीच होंगी। ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं साउथ इंडिया साउथ की, ये हमारी आज की कीनोट स्पीकर हैं, और उनका भी मैं वेलकम करूँगी आने के बाद। और आप तमाम हाज़रीन का मैं फ़र्दन यहाँ पे इस इफ्तिताई इजलास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इस 16 रोज़ा एक्टिविज़म कैंपेन में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एजुकेशन और सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के इश्तराक से होने जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें ताउन हमें पेश किया है कल्चरल एक्टिविटी सेंटर ने भी, तो उनका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ, उनकी पूरी टीम का, और हमारे आज के कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। प्रोफेसर फरीदा, डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, एंड प्रोफेसर VS सूमी मैडम, chairperson for internal complaint committee. I welcome you both on today's inaugural session. So ये जो हमारा 16 रोज़ा कैंपेन है, जिस तरह की डॉक्टर तबरेज़ साहब फरमा रहे थे, ये एक्चुअली UN का जो ग्लोबल थीम है 2025 का, जो कि हर साल मनाया जाता है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के, तो ये 16 डेज़ का कैंपेन होता है। और इसी को अलाइन करते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने ये तय किया कि हम इस 16 रोज़ा कैंपेन के लिए कुछ प्रोग्राम्स को स्प्रेड थ्रू 16 डेज़ हम करेंगे, जिसका आज विल किक स्टार्ट the inaugural program with this program, and it will be culminating on 10 December, जो कि ह्यूमन राइट्स डे होता है, उस दिन ये कैंपेन ख़त्म होगा। और दरमियान में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है और उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको भी इन्वॉल्व करते हुए वी हैव प्लान वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मानू। So this program is a result of collaborative effort, जिसका जो नींव जो हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा कहती है कि we should be collaborative in any programs we conduct, और inclusivity हो, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जितने इसमें क्लब्स हैं उन सबको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ मानू लॉ स्कूल को भी हमने इन्वॉल्व किया है एक स्पेशल लेक्चर के लिए जो लीगल एस्पेक्ट पे होगा। तो जो ये थीम है इस वक्त, ग्लोबल थीम यूनाइटेड नेशन ने जो दिया है इस बार, वो है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम जिस पे हम इस पूरे कैंपेन को चलाएंगे। वी नो दैट फिज़िकल वायलेंस अब सिर्फ हमारे सामने, वायलेंस इज़ नॉट इन द फिज़िकल फॉर्म, इट हैज़ एंटर्ड इनटू आवर स्क्रीन्स एंड आवर मोबाइल्स। और आज जहाँ हम समझते हैं कि डिजिटल स्पेस, जो कि स्पेस होता है एम्पावरमेंट का या अपनी प्राइवेसी का, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। आज हम बात कर रहे हैं साइबर स्टॉकिंग की, मॉर्फिंग की, ट्रॉलिंग की, और डॉक्सिंग की, एंड नॉन कंसेंशुअल इमेज शेयरिंग एंड ऑनलाइन सर्विलेंस। तो ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिसमें आज हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो मुब्तला हैं, और ये कैंपेन उन्हीं इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। So these activities are not just a symbolic events, but they are carefully, designed to make the deepened understanding of these issues, which will engage students intellectually, creatively, and also enhance the legal awareness. तो इसके लिए हमारे एक्सपर्ट टॉक होंगे, जिसके लिए हमने साइबर एक्सपर्ट को बुलाया है, वो 5 दिसंबर को होगा मानू लॉ स्कूल में, और एक सिंपोजियम होगा 4 दिसंबर को, जिसमें हमने वेरीड एक्सपर्ट्स को बुलाया है, रेंजिंग फ्रॉम लीगल एक्सपर्ट, NGO एक्सपर्ट, जो कि फील्ड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें भी आप तमाम की शिरकत मदऊ की जाती है। और साथ ही साथ जो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा वो होगा 10 दिसंबर को, जो वैलिडिक्टी वर्कशॉप होगा, जो कि ह्यूमन राइट्स डे भी है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी 16 रोज़ा कैंपेन के दौरान हमारे जो वेरियस प्रोग्राम्स हुए हैं उन पे हम इंटरवेंशन कर सकें कि हमने कितना कुछ हासिल किया है, कितना अवेयरनेस क्रिएट किया है, एंड व्हाट प्रैक्टिकल फॉर्म्स वी कैन टेक इनटू एक्शन। सो दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर स्प्रेड ऑन 16 days. I hope you all will participate actively. More light will be thrown on these programs by Professor Farida and Professor VS Sumi, who will throw some more light on these programs. I wish every one of you to participate, especially students and research scholars. I know exams are going on, but still
you have to participate in these programs, because these programs aim to create legal awareness and more about digital enabled violence. So once again, with these thoughts, I extend a warm welcome to all of you, collaborators, HODs, deans, directors, research scholars, students, guests from outside. Once again, welcome you all. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर शबाना कैसर साहिबा, आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पूरे प्रोग्राम को जो है यहाँ पर पेश किया और उसके अगराज़ व मक़ासिद भी बयान की। अब मैं इंतहाई इखलास के साथ सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलमात को पेश करें। आज की हमारी मेहमान उमा सुधीर साहिबा का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम मैम, प्लीज़ कम। No. Honorable Vice Chancellor Padam Shri Professor Syed Ainul Hasan Sahab, the keynote speaker Uma Sadi from NDTV, Dr. Sumi, Dr. Shabana Kaisar, and my colleagues and the students. On behalf of the organizers, I take this opportunity to extend a very warm welcome to everyone present here in this 16 days of activism to gender-based violence organized by the Center for Women Studies, Department of Women Education, and Dr. Sumi's department is already there. Ladies and gentlemen, actually the issue of gender-based violence has created a space in the academia for discussion, because the world has never witnessed the burst of the opportunities that the digitalization process has brought to us. So we all were not ready to face this kind of digital revolution. I think the people who are sitting in this side of the conference room, or the teachers, I think we are the people who have witnessed the change in the world so fast. We have seen from the TV antenna to the digital TV. We have seen the computer. We have seen the big. हमने एक बड़ा वाला कंप्यूटर देखा, उसके बाद में हमने कंप्यूटर्स देखे, और फिर अब इंटरनेट की दुनिया। इस सब ने हमारी ज़िंदगियों को नो डाउट बदल दिया है। और certainly this kind of digital revolution has created new spaces in the society, in the economy, and certainly for the good and for the bad as well. It has created new spaces for the discriminatory practices, the kind of discriminatory practices that we had never experienced before. अपने खिताब में डॉक्टर शबाना ऑलरेडी जिन किस्म की डिजिटल वायलेंसेस का जिक्र कर रही थी, उन तमाम वर्ड्स को हमने सुना भी नहीं था। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिसको हम अब कन्फ्रंट करने लगे हैं और फेस करने लगे हैं। तो एक्चुअली इन तमाम इश्यूज़ में हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू इन्वॉल्व हैं। सोसाइटी,
लीगल इश्यूज जैसे कि डॉक्टर शबाना कह रही थी, और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, ये तमाम चीज़ें हमारी मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो पहलू हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी डिजिटल वायलेंस इज़ शेप्ड बाय द कास्ट, बाय द क्लास, बाय द रीजन, बाय द रिलीजन, बाय द जोग्राफिक लोकेशन we belong to. That means it has intersectional disadvantages, it has intersectional perspectives. Now the women in this world are facing the digital violence in terms of intersectional disadvantages. We need to hear the voices of the women who have been confronted with all these kinds of developments taking place in the society and the economy. We need to understand that it has serious repercussions. It has serious repercussions in the form of mental health issues, in the form of social cost, in the form of economic cost, in the form of governance related issues, in the form of the cost that the universities like us are spending to address the issues of digital violence. According to a report published by UNESCO, just now शेखुल जामिया साहब से मैं अभी बात कर रही थी, तो शेखुल जामिया साहब ने कहा कि आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पर बात कीजिएगा, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं समझती हूँ कि मैं उस डेटा को डिस्कस करूँ जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जब डिजिटल वायलेंस का जिक्र करते हैं तो हम लीगल पर्सपेक्टिव्स पर बात करते हैं या सोसाइटी पर बात करते हैं. Actually, it has a serious economic cost. It has serious economic implications. जिसकी वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में पैदा हो रही हैं. एक रिपोर्ट यूनेस्को ने पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि हमारे दरमियान ऑलरेडी उमा सुधीर मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस इशू पर ज़रूर बात करेंगी. BBC की फीमेल जर्नलिस्ट ने ये बताया कि उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव, काफ़ी जर्नलिस्ट ने, फीमेल जर्नलिस्ट ने ये कहा कि उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि जिस किस्म की बुलिंग और हरासमेंट ऑनलाइन उनको फेस करना पड़ रहा है, वो मेंटली उसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं. तो एज अ रिजल्ट दिस शोज that the women who are working for such a powerful organization, that is BBC, working in investigative journalism, are not able to cope up with the pressure and the stress, working for very challenging perspectives or the issues of the society. That means they are withdrawing. That means they are under mental stress. That means they are spending money to address their mental issues. So the money spent to address the mental issues is the economic cost of the digital violence. The opportunities that the women are missing is the economic cost of the digital violence that we are not thinking about. Another dimension is that if they are reducing, now coming to the social perspective, the economic cost actually is creating social imbalances in the society.
Now we are creating a society where women are not comfortable to work. That means we are creating unequal spaces in the society. That means we are creating an unequal knowledge economy in the society. That is the economic cost of having the digital violence in the society. Another example, this is the case that is becoming serious even in the developed countries. If we should try to understand the plight of the women living in the developing societies, like for example, Kenya. In case of India, there also women are working in informal sector a lot. So informal sector में वहाँ भी यही हाल है कि majority of the women are working in the informal sector. एक रिपोर्ट यूएन की पब्लिश हुई, यूएन वीमेन अफ्रीका रिपोर्ट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2023. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, 37% ऑफ वीमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग द इश्यूज ऑफ डिजिटल वायलेंस. That means the women are not able to do their businesses online. So their businesses are getting adversely affected. The poor women in the remotest parts of Kenya are doing some business activity because of the digital revolution that is taking place. The women are not able to reap the benefits of the digital revolution and facing online harassment. What does that indicate? That indicates that the income of women is not stable. They are facing, because they are losing the employment livelihood opportunities, because they are not able to work freely. So that means they are facing the problem of income stability. They are facing the problem of credit worthiness, because their income is coming down, because they have nothing to show as the collateral. If they want to expand their business activities, they can't because of the issue of the credit worthiness. So the access to market is also being reduced for the women who could get something for running their households, or to satisfy their bare basic minimum subsistence requirements of life, and who were coming out of the poverty. So on one hand, digital revolution is creating spaces for men more. That means because they are not facing the digital harassment from that perspective, where they are closing down their small businesses, and where their credit worthiness is getting adversely affected. So here the digital violence in terms of all sorts of in terms of bullying and online harassment is creating or becoming a sort of threat to the poor women as well, and as a result, what is happening, their entrepreneurship is getting adversely affected. They are again slipping into the vicious circle of poverty, and they are losing out the opportunities. Now we all are depending on so many online platforms for our day-to-day requirements. The students are sitting here. I live inside the campus, and I've seen always throughout the night, I have seen the Swiggy and all these people delivering the food. तो हम उनको gig workers कहते हैं. यानी एक ख़ास किस्म के तबके के लिए online platforms, Zomato, Swiggy, Urban Clap and all that are creating employment opportunities through which they are able to,
survive. तो इन तमाम इश्यूज़ में भी, इन तमाम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी हम नहीं सोचते कि वो लड़की जो अर्बन क्लैप में काम करती है, वो लड़की जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है, वो किस किस्म के हरासमेंट को फेस करती है, उसका फ़ोन नंबर पब्लिक होता है और उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट जाती है, उसको मेंटल हरासमेंट शो करना पड़ता है, लोग उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांसेस वो करते हैं और फिर अगर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं ये लड़कियां तो फिर उनकी रिपोर्ट को ख़राब कर दिया जाता है। तो इफ़ेक्ट इज़ ऑन the allocation of work to these gig workers. As a result, क्योंकि उनकी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है और उनका allocation adversely affect हो जाता है। तो what is happening here? Here algorithm is actually deciding the allocation of work, and algorithm के system को जो develop किया गया, it is not gender sensitive at all. The system of algorithm has been developed in such a manner that if somebody is sitting in one corner of the society bullying a girl, then only the allocation of work will not take place. तो यानी यहाँ पर डिजिटल स्पेसेस में जिस सिस्टम को डेवलप किया है, जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, वहाँ algorithm based discrimination is being faced by the women working in the gig economy. We need to address that. I hope the people who are designing the system for algorithm would be making it more gender sensitive. Here, I would like to cite one more example from the most developed superpower of the world, that is America, where women are facing the digital violence, even if they are contesting in elections. वहाँ भी एक report के according साइबर बुलिंग 3 times उन कैंडिडेट्स के, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा है। यानी कि the women who are so active and willing to participate in the decision making process, political decision making process of the society are being harassed, and as a result, at times it happens when they are not able to handle the situation, they will withdraw. If they withdraw, what does it happen? That means we are creating digital spaces to exclude women from political economy. Digitally, we are excluding them, or they are facing exclusion. What will be the implication on the labor market then? The implication on the labor market are going to be very bad, obviously, because these are the women, because of the fear of the mental harassment, of the image, artificial intelligence based created image circulated without their permission in the society. They cannot cope up with that, and they are withdrawing from the labor market. That means the spaces in the labor market for the female workers, whether they are working for the political economy, for the formal sector, for the informal sector, or they are working in the gig economy, they are facing harassment. That means the
observation is crystal clear that globally this is the pattern that women all over the world, whether they are from US or UK or Nairobi or India, they all are facing digital violence. We need to understand the issues seriously, and as director in charge of the Center for the Women Studies, we are committed to the cause of addressing the issues of digital violence, and we have already initiated organizing our programs in such a manner that we address the issue of digital violence. We are conducting seminars and conferences, workshops and training programs, and we have already initiated a research study on digital inequality and online harassment. We are going to start from our university. We want to see how women who are living in our university facing the issues created by digital violence in the economy and the society. I hope in this program we all are going to sensitize the men folks sitting here, and we are going to take away certain things to address the issues of digital violence. With these few words, I once again welcome you all and thank you for sparing your valuable time to attend this program. Thank you very much. ये थी प्रोफेसर फ़रीदा सिद्दीकी, जिन्होंने डिजिटल वायलेंस के हवाले से उसके इक़्तिसादी, समाजी और सियासी जिस तरीक़े से मैदान में ख़वातीन को मुकाबला करना पड़ रहा है, जो चैलेंजेस उन्हें दरपेश है, उसको बेहतरीन अंदाज से बयान करते हुए उसके ख़ात्मे के लिए क्या करना चाहिए उस पर भी उन्होंने बेहतरीन तजावीज़ हमें पेश की हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, उस कमेटी की चेयरपर्सन है प्रोफेसर वी.एस. सोमी। मोहतरमा प्रोफेसर वी.एस. सोमी से गुजारिश करता हूं वो आएँ और इख्तिसार से अपने कलमात को पेश करें। Very good afternoon to all of you. Respected Vice Chancellor, Sir, Professor Ainul Hasan, Sir, our keynote speaker today, Ms. Uma Sudhir Ma'am, and all the invited guests, faculty members, students, scholars, non-teaching staff, and my dear students. I am not taking much time. Already we have a long opening remarks by Farida ma'am. And when we start to talk about women problems, we can't stop. We keep talking about the problems of women. So please bear with the big opening remarks. Anyway, as the chairperson of Internal Complaints Committee of this university, I want to assure to all the young women or young girls here that ICCE here is your confidential space or your safe space here. Your dignity is our priority. So your courage will always be honored in ICC. Not in ICC, rather in the university. So even a small concern, that will be a small threat or a small act of violation, report it. Silence protect the abuser, not the survivor. So please remember that. And empower yourself through awareness. Protection begins with awareness, but justice begins when we raise our voices. So as we begin the 16-day campaign against the digital violence against women and girls, let it not be a symbolic one. Let it mark the start of a campus culture where women feel safe both online and offline, where men stand as allies, not as bystanders, where technology empowers, not exploits, and where respect is non-negotiable. So I want to close with one final thought. Dharmo rakshati rakshita. That means when we protect what is right will protect us. So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन
ये हमारी मुहिम सिर्फ अलामती नहीं रहेगी, एक नतीजा खैज़ रहेगी और हमारे समाज में असर भी डालेगी। तो अब मैं जो मेहमानों के लिए जो फिलिस्टेशन का है, मैं हमारे शेखुल जामिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज की हमारी जो मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी उमा सुधीर साहबा को जो है मोमेंटो पेश करें। मोहतरमा उमा सुधीर साहबा की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाए और साथ ही साथ जो है पौधा भी जो है स्कॉलर हैं, ये हमारी पीएचडी की। अब हमसे जो है कलीदी ख़िताब के लिए मैं सीनियर सहाफ़ी उमा सुधीर को दावत दे रहा हूँ। उससे पहले कि आप लोगों को मैं उमा सुधीर के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि सहाफ़त के उफ़क़ पर एक चमकता सितारा उमा सुधीर हैं। अपनी बेबाकी के लिए वो जानी पहचानी जाती हैं, बल्कि हमेशा जो है उनकी आवाज़ में दम भी है। कभी हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, उनकी जब आवाज़ को हम सुनते हैं तो ये एहसास होता है कि हम भी बराबर हैं, हम भी मसावी हैं और अपने हुकूक़ के लिए हम भी जिद्दोजहद करते रहे हैं। उमा सुधीर आज हमारे बीच में मेहमान की शक्ल में मौजूद हैं। आपको कई अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है, चमेली देवी जैन अवार्ड, उसके अलावा आपकी जो खिदमात हैं, मीडिया फाउंडेशन की जानिब से ये अवार्ड साल 2017 में आपको दिया गया। रामनाथ गोन्के अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। ख़ासकर जो मीडिया का सबसे एक्सलेंट अवार्ड होता है वो हमारे उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों भी आपने बेहतरीन अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा वो अवार्ड जो है ख़ासकर एक बेबी सीरीज़ इन्होंने NDTV में लड़कियों के लिए चलाया था, उसके इवज़ में उन्हें वो अवार्ड दिया गया था। तो उसके अलावा देखिए 5 मरतबा लाडली अवार्ड पाने वाली सहाफ़ी हैं उमा सुधीर। क्योंकि हमारा और उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से रहा है, हम उन्हें बेहतरीन अंदाज से जानते हैं, बेबाक बोलती हैं। इन चंद कलमात के साथ अब मैं इंतहाई अदब व इख़लास के साथ मोहतरमा उमा सुधीर से गुजारिश करता हूँ कि वह आज के हमारे टॉपिक पर एंडिंग डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करें। Thank you so very much for having me, and thank you so much for kind words. Having friends is good always, to get the good things to be said about you as well. So it is my absolute honor to come to Maulana Azad National Urdu University to be with all of you as we start this 16 days of activism on gender violence. So respected Vice Chancellor Sir, Professor Syed Ainul Hasan Sir, Professor Farida Siddiqui Ma'am, Dr. Shabana, Dr. Sumi, and my friend Dr. Tabriz as well. दुनिया भर में ये जो 16 दिन की जो बात होती है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमेशा जब हम स्टूडेंट्स होते हैं ना तो समझते हैं कि चलो सेमिनार हो जाए, जाके बैठ रहे हैं, क्लास नहीं होगा, कुछ यहाँ वहाँ गपशप करेंगे वगैरह। लेकिन ये इतना इसकी अहमियत इतनी है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि दुनिया भर में ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलकर इस बात पे कह रहे हैं। एंड वी आर हैविंग सच ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, वेदर दे आर फिल्म्स, एंड आई लाइक दैट थिंग, अनम्यूट और वॉइस। म्यूट कर तो होते ही हैं हम, अनम्यूट करना बहुत ज़रूरी है विमेन को, क्योंकि पहली जो हमारी जो ताकत है वो बोलने से ही आती है। हमारी जो मन में जो चीज़ है वो दुनिया को बताने से ही आती है। और उसी बात पर पाबंदी लगाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं दुनिया में, ताकि आप अपनी बात घर में हो, बाज़ार में हो, अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर वर्क प्लेस में हो, ये ना कहें। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, और जब आ रही थी तभी वो जो प्रेस नोट है यूनाइटेड नेशंस का, जो ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम एंड UN विमेन करके एक संस्था है, उसकी एक चिलिंग नोट आई है। उसमें कहा गया है कि 83,000 महिलाओं को हर साल
इंटेंशनली मारा जाता है, यानी कि इसको फेमिसाइड कहते हैं, विमेन को मारना। और उसमें से 60% ऐसे हैं जो अपने इंटीमेट पार्टनर या फिर किसी करीबी लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। यानी कि एक दिन में 137 लोग मारे जाते हैं, हर 10 मिनट में एक महिला मारी जाती है। ये सिर्फ वायलेंस की बात नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यूम है। पहले आपकी आवाज़ को दबाओ, अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाती है तो आपके जो बिहेवियर है, आपने जो पहना है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और फिर उसमें ये भी आता है, हैरेसमेंट आती है, थ्रेट आते हैं, इंटिमिडेशन आते हैं, सब आपके आवाज़ को दबाने की एक कोशिश ही है। जब वो नहीं हो पाता है तो ये वायलेंस के रूप में होता है। जैसे दिस वॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस, यानी कि किसी को मारना या किसी का कत्ल करना। बट इन दिस केस ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो लाइन है बहुत ही थिन लाइन है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच जो गैप है वो अब मिटता जा रहा है। जैसे मैडम ने कहा, आपके एजुकेशन के लिए आपको ऑनलाइन चाहिए होता है। मैडम ने स्विगी की बात की, आपके कंफर्ट के लिए, बैंकिंग के लिए, कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। आपके जॉब्स के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। बहुत लोग जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जो इंट्रैक्शंस फिजिकली भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और किसी लड़की ने किसी लड़के से बात किया तो बस हो गई बात। आई मीन आप तो बस, इट इज़ नॉट टू बी सीन, यू आर नॉट टू बी सीन टॉकिंग टू एनीवन। इसलिए जो इंट्रैक्शंस हैं, सोशल इंट्रैक्शंस हैं, फैमिली इंट्रैक्शंस हैं या रिलेशनशिप्स हैं, वो भी ऑनलाइन चली गई हैं। और क्योंकि हमारा पूरा जो लाइफ का जो, जैसे आजकल कहते हैं ना, जो चोर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो परसेंटेज है जो चोरी करना, डाका डालना, किसी के घर में जाके ताला करना, उतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल, क्योंकि पूरा जो क्राइम है साइबर हो चुका है। 90% 95% साइबर हो चुका है। यानी कि थोड़ा कंप्यूटर जानो और किसी को उल्लू बनाना ज़्यादा इजी है। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का चेन खींचा और गए आप। वो भी हो रहा है क्योंकि बहुत लोग साइबर पे नहीं आए हैं अभी, ऑनलाइन उनको वो नॉलेज इंडिया में नहीं हुई है। बट आई एम सेइंग इवन दैट हैज शिफ्टेड ऑनलाइन सो मच। ऑफ कोर्स द मशीनरी, वेदर इट इज़ द पुलिस और इट इज़ द मशीनरी, वो उसके मुताबिक आज तक वो नहीं पेश हो पाया, इसीलिए वहाँ पे मैडम ने पॉलिटिक्स की भी बात की। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट, जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ गजाला हाशमी, नाम तो सुना होगा। So yes, of course, madam will know. I'm saying about the students. I'm saying that is also a story. I mean, somebody who was born in Hyderabad, यहाँ पे वो पैदा हुई है और वहाँ पे वो भी वैक्स से एजुकेटर है, PhD करके वो टीचिंग में ही थे बहुत सारे साल, 30 साल तक टीचिंग में थे। फिर उन्होंने यही जो चीज़ें हैं जिनको दबाने की कोशिश, माइनॉरिटीज़ हैं, विमेन हैं, किसी भी आप ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटी के हैं, वो इसीलिए खड़े हुए इलेक्शन में। और अब वर्जीनिया एक स्टेट है US में, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन रही हैं जनवरी में। उनका जो इलेक्शन है वो हो चुका है। यानी कि चेंज भी, बदलाव भी एक तरफ आ रहा है। एक ही आपको एग्जाम्पल देखिएगा, 1 2 3 4 5 दिख जाएंगे आपको, लेकिन उन सब से हमको इंस्पिरेशन लेनी है। इसीलिए दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद दैट रेफरेंस टू से गजाला हाशमी से हमारी भी बात हुई ऑनलाइन, तो वो हैदराबाद के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोली और क्या उनका जर्नी रहा यहाँ से वहाँ तक जाने में, विमेन होते हुए, फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू ऑक्यूपाई सच एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन। शी इज़ नॉट जस्ट फर्स्ट मुस्लिम वुमन, शी इज़ द फर्स्ट South Asian woman to go and occupy a position in a big state like Virginia, and imagine what change. She is also again talking about 3 things. एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन में होना चाहिए, हेल्थ में वो कह रही हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती हैं, विमेन को अपने शरीर पे या अपने बच्चों का रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उन पर उनका जो अधिकार होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर उनकी बातें हैं। बट वील कम बैक टू आवर ओन टॉपिक ऑफ व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, बिकॉज इट्स अबाउट डिजिटल वायलेंस एंड दैट इज समथिंग दैट इज invisible. It is everywhere, yet it is invisible. It is silent and yet it is very deafening, and it is supposed to be virtual, but it is painfully real. What ma'am was talking about, the economic impact of digital violence, she said. When I spoke about all the opportunities, I know of women who give up their careers, give up some studying, or give up interactions, give up trying to find out many things, because they are forced to shrink into their own shell because of the kind of
harassment, because all of us now, our major interactions are actually on the social platform, not even physically. हम सब WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें क्या क्या थ्रेट्स हैं उनके नाम शायद you must have discussed, but all of you should be familiar with what kind of things are happening there. I'll start with some examples as well. जैसे मैम ने कहा कि जर्नलिज्म में बहुत सारे लोगों का जैसे थ्रेट्स की वजह से जो भी लोग कौन लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस स्पेस में, मेन भी जैसे चीट होते हैं, इकोनॉमिक जो चीटिंग होती है वो बहुत सारे मेन आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ इट, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट women, the main people who get targeted are either people who are in the public space. It could be film celebrities. आप सबने रश्मिका मंदाना का एग्जाम्पल भी सुना ही होगा कि उनका चेहरा लगाकर किसी और का ये लगा के दे विल एक्ट एज अ पोर्नोग्राफिक वीडियो. दिस इज नॉट लिमिटेड टू रश्मिका. रश्मिका's example we know, but it could happen to each one of us, and it is already happening to each one of us, and that is used for blackmailing young women. Just because you spoke to somebody, just because you were friendly with somebody, what is the world telling you always? क्या ज़रूरत थी इसको पोस्ट करने की, ऐसे पिक्चर्स अपने ऐसे यू नो, आर यू ट्राइंग टू शो ऑफ, आर यू ट्राइंग टू कैच मेल अटेंशन, यही चीज़ लोग कहेंगे आपसे. कोई नहीं कहेगा कि नहीं आपकी गलती नहीं है कि आपने पोस्ट की अपनी पिक्चर जिसमें आपको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे खुशी होती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए, और आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ऑफ माई सेल्फ. Nothing wrong with that, but both the police and your family and the society will tell you, why did you have to post such a picture? Why do you have to show your face to the world? Is it necessary for you to do that? I think that is where we also have to start talking about where our rights are, and only when you understand the entire spectrum of what are your rights, what are your responsibilities when you're navigating this space. अब जब आप वो जो चीज़ें समझोगे तभी होगा. रश्मिका मंदाना का नाम लिया है, उसी तरह से दीपिका पादुकोण है. दीपिका पादुकोण का शी वॉज ब्रेव इनफ टू टॉक अबाउट उनके डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में उन्होंने बात किया, फिर भी उनको ट्रोल किया गया. उनको पूरी तरह से शी सो बैडली ट्रोल्ड दैट शी हैड टू, शी इज़ ब्रेव इनफ एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी progressive supportive family and members, and therefore she was able to. जर्नलिस्ट की बात मैडम ने की, आप सब राना अयूब का नाम तो जानते ही होंगे, उनका नाम डाल दिया, उनका फ़ोन नंबर डाल दिया, and it doesn't have to be a famous person only, it can be yours also. जिसको डॉक्सिंग कहते हैं ना, जैसे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई और यूज़ करके कहीं और डालेगा क्योंकि आपके साथ उनको कोई आप किसी से बात कर रहे थे, आपने बाद में कहा कि नहीं मैं ये फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती हूँ, आपके जो फोटोग्राफ्स होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, जो आपने बातचीत की होगी, कभी कभी वी बिकम कंफर्टेबल विद समबडी एंड वी से सर्टन थिंग्स which can be used against you. That is why I also have a 20-year-old daughter, and I tell her that never put down anything that you think, or never say anything, because everywhere the people can record you. Of course now AI has come such that जो आपने कहा भी नहीं और जो आपने पहना भी नहीं वो आपको पहना के वो देखा भी सकते हैं. वो भी AI का कमाल यही है कि जो आपने बोला भी नहीं, जब बस आपका 1 मिनट बात करते हुए एक टेप अगर मिल जाता है तो लोग उसका पूरा एक आधा घंटा बना सकते हैं ये कहते हुए कि ये शबनम ने ऐसी बात कही है, जैसे कि इन्होंने कहा ही नहीं होगा लेकिन वो हो सकता है. दैट इज़ वॉट टेक्नोलॉजी इज़ अलाउिंग यू टू डू नाउ. दैट इज़ अ काइंड ऑफ AI दैट वी हैव which is making us very very vulnerable. मैडम ने जर्नलिस्ट की बात, it is not just about cyber violence, it's about also making you feel कि मैं क्यों कमेंट करूं, मैं क्यों कुछ भी कहूं. आप लोग हसीना जानते हैं, एक लड़की TV9 में जो एंकर हैं, रिपोर्टर भी करती हैं, बहुत ब्राइट यंग गर्ल हैं, उनको इतना ट्रोल किया गया क्योंकि कहीं जाते जाते वो एक मिनिस्टर के साथ बाइक में बैठी थी और कुछ संक्रांति का कुछ त्यौहार चल रहा था तो कुछ फेस्टिविटीज़ के लिए वो कर रही थी. उसके बाद उनको इतना ट्रोल किया गया कि आप उस मिनिस्टर के साथ कहते हैं इनका तो चक्कर चल ही रहा होगा, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें उनके बारे में कही गई विच आर वेरी obnoxious एंड वेरी पर्सनल एंड वेरी टेरेबल. हम सब ने कहा कि नहीं नहीं हमें रिपोर्ट करना चाहिए. हमने रिपोर्ट भी की. बहुत सारी चीज़ें हमने जब रिपोर्ट की हैं, बहुत सारे बार जब हमने पुलिस केसेस भी लिए हैं, तो जब पॉलिटिकल पार्टी आपके फेवर में होती है या चाहती है कि इस ऑपोजिट पर्सन को टारगेट किया जाए तो वो लोग सपोर्ट करेंगे आपको. बाकी
केस जो है आप जो उनका उसका जो नतीजा है वो भुगतते रहेंगे, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाएगा. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम हियर. यस्टरडे ऑल्सो आई स्पोक टू हसीना अबाउट इट. शी सेड मैंने पोस्ट करना ही बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर पोस्ट करूँगी तो फिर से वही कहेंगे अच्छा क्या हुआ तुम्हारे यार का, क्या हुआ. एंड उनकी बेटी है जो अब कॉलेज में पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है. बट आई एम सेइंग ऐसी जब चीज़ें लोग कहने लगते हैं तो लगता है कि मैं क्यों जाके कुछ कमेंट करूं या कुछ भी पोस्ट करूं कहीं पे भी. ऐसे माइंड में यू स्टार्ट फीलिंग द फियर ऑफ इट. आई शेयर अ पर्सनल स्टोरी. 2007 में यहाँ पे जब ट्विन यहाँ पे जब ब्लास्ट हुए थे, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद ट्विन ब्लास्ट हुए थे. हमने कुछ सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ किए थे कि ऐसे 2 दर्जन यंग मेन थे जिनको कि पकड़ा गया था. और मुझे लग रहा था कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की वो बहुत गलत थी. एंड देन हमने काफ़ी सारा उनका जो रईस थे, एक जुनैद थे जो होम्योपैथी के स्टूडेंट थे, एक इमरान थे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, रईस वैसे फ्रूट सेलर थे दैट एरिया. व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दैट people will say अरे why are you supporting terrorists, why are you supporting the extreme elements. फिर भी that time we were able to do the reports and subsequently the CBI took over the case and these boys were इनको कहा गया कि they are not guilty. For the first time in Indian history all these boys were given compensation by the government for wrongly being thing. Till then they were always labeled as terrorists, etc. What I'm saying is what I was able to do in 2009, I'm not very sure I will be able to do it in 2025 because of many reasons, including a big reason is social media from which they can directly attack you. I will think twice. क्या ज़रूरत है मुझे, even if I don't, people around me will not let me do it. They will say अरे क्या ज़रूरत है तुम्हें कि इसमें सब में कहने की, जो पुलिस कह रही है उसको बात को आप भी कहो, आपको कुछ और वर्शन देने की क्या ज़रूरत है, किसी और का वर्शन देने की क्या ज़रूरत है. ये चीज़ें, दिस इज़ नॉट जेंडर वायलेंस, बट आई एम सेइंग साइलेंसिंग ऑफ अ पर्सन will happen through these kind of means ki at that time I remember my husband is also a journalist. He is called T.S. Sudhir. He was also with NDTV. तो ऐसे होता था, सैयद सुधीर ने ये ऐसी रिपोर्ट की है as though it is something, ऐसे I'm saying as though it's a gali. When I was doing from the University of Hyderabad, you remember when Rohit Vemula's case happened here, so they will say अरे ये तो सवर्णा क्लास के लोग हैं इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, या फिर सुधीर रेड्डी है, हम ना रेड्डी हैं ना कुछ और हैं, लेकिन फिर भी जो मार्क देते हैं ना आपको वो लोग लिखेंगे ये सुधीर रेड्डी है इसीलिए वो एंटी ऐसे रिपोर्ट्स कर रहे हैं. या फिर उमा सुधीर का भी कोई ना कोई ऐसे, दे विल असाइन यू अ पर्टिकुलर थिंग टू सूट देयर ओन पर्पस. When it is a woman, it becomes more convenient because there are many other things with which you can bring the vulnerability of a woman. बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं कह पाते हैं कि when I'm wearing something, क्या ज़रूरत है ये सब झुमका पहन के करने की, क्या ज़रूरत है. ऐसे ही लोग when they are giving you the tana, are you still able to stand up to it is the question which we are seeing. And I'm talking about physical. But because I appear online or appear in a social media, all of us are present in social media, to be able to stand up for yourself wherever you are, that is where I think is the key of all these things. Is the law good enough for whatever we are doing? IT Act है जिसमें कि कहा जाता है कि स्टॉकिंग या हैरेसमेंट है तो आप रिपोर्ट कीजिए. IPC के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें इंटिमिडेशन, स्टॉकिंग वगैरह की बात होती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात होती है, या फिर इम्पर्सनेशन की बात होती है. और अभी नया जो BNS का जो के कानून के जो एस्पेक्ट्स हैं, दोज कैन बी यूज्ड, पॉक्सो इज़ यूज्ड. बट what I'm saying is all these are there. Law is there to one side, but unless the political system or you as a citizen start demanding accountability in that, it does not work. It does not work for the common person. I have reported dozens of cases in which young people, we are not talking about stars, we are not talking about a Rana Ayub, Barkha Dutt, or or a Rashmi Mandana or Rashmika Mandana or Samantha from here, who was just trolled for doing nothing. I mean, one minister made a comment about her as well, more recently. She apologized to the former minister or to the actor's family. She did not apologize to the woman about who she had said it, about who she had made these kind of allegations, I'm saying. So it's not just men who target you, women also target you digitally. You become a soft target for women in all these things. As students, I want to tell you a few things.
as young people who are going to be on this space, in this very space which is very vulnerable. इसलिए कि यहीं से हम अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, जो एक तरह से जो सोशल मीडिया है वो एम्पावरमेंट का एक मीन्स हुआ करता था या अभी भी है, लेकिन उस स्पेस को इंक्रीजिंगली इस तरह से टॉक्सिक किया जा रहा है कि आपको वहाँ से भगाने की कोशिश है या आपको आपके वॉइस को वहाँ पे दबाने की कोशिश है. लेकिन आप इसको you will have to stand up for yourself and use technology in a responsible, intelligent manner, and that is why I think I need to tell you a few things which I want to list out, so please bear with me. The other thing is about, जैसे governments बात करती रहती है women empowerment etc. but across the world अगर आप देखें तो इंडिया में तो बड़ा ही है. Violence पिछले 25 years में violence against women has actually not gone down. It has increased every year, and the money that is being put for fighting this in terms of whether community awareness and all that, it is also decreasing. There's hardly 0.2% I believe is the spending of global development is towards violence and against violence prevention. So why this is an important space is because all of us know that India has the maximum number of people who use internet, maximum number of smartphones. China हमारे आगे हुआ करता था, लेकिन हम उसमें भी आगे निकल रहे हैं कि maximum number of smartphones we have and internet connectivity, and we have thanks to Ambani sir and others, we have very cheap data which is not available anywhere else in the world, and therefore all of us are able to access data. Even though women are much less than men, but उनका जो growth rate है वो it is getting to be that much more faster than even men, and urban India से ज़्यादा rural India में जो internet usage है वो बढ़ रहा है. और women में भी high rate of growth because base बहुत कम है, बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये सब use किया करते थे. That's why that rate is also increasing. And therefore, internet, which was meant to be a big equalizer, is becoming a place where you're creating fear, and increasingly everyone will tell you that यहाँ से दूर ही रहो तो अच्छा है, गलत चीज़ें सीखती हैं. When I go to rural India, they say because of cell phones, one of the reasons why girls are getting married young now, once again, is because parents tell me that cell phone आने की वजह से लड़कियों का romance ज़्यादा हो रहा है और फिर वो भाग जाती हैं. They don't recognize the fact that in India, primary school 14 तक तो compulsory है, free and compulsory education. There is no strong adolescent education program where you can keep the children engaged and give them some hope that they can go to a better life. Most of the time, girls are not wanting to get married young. I have actually interacted with dozens of young girls who have got married. I also have the thing of having stopped at least dozens of child marriages as well. And I can tell you in all those cases, girls never wanted to marry young. It's because somebody wanted to, मेरा responsibility खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो करते रहते हैं. अभी blame cell phone को या digital devices को दिया जा रहा है कि उसकी वजह से उनके जो interactions है वो बढ़ रहे हैं, which factually is also true in a sense. I should admit that, because even police records will say that most of the things are happening because of the cell phones being there. But responsible usage of cell phone or digital devices is something that all of us need to look at. So we are talking about 800 million internet connections in India, in which the huge numbers is going to be young women who are now on all platforms because they're all free, but they get stalked. Morphing happens on Instagram. मैंने इतने सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं. हैदराबाद में हो सकता है, केरला में है, पंजाब में है, हर जगह जहाँ पे लड़कियाँ very innocently they start being on social media, and कहीं ना कहीं से उनको ट्रैप किया जाता है और उनका जो ब्लैकमेल किया जाता है. जिस you are thinking this is something that happens to somebody else. I am saying it is happening in our homes. We don't realize it. Bullying किया जाता है. ये सब, and when they are women, this is happening very, very commonly, and therefore the girls must know what to do, what not to do when they are facing something like that. That is very, very important, because
it's not just the activists, journalists, politicians who are getting trolled. It is the people on the street who are all using digital media, who are actually AI generated deepfakes are very easy to make, and therefore लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको थ्रेटन करने की भी कोशिश करेंगे. लेकिन हाउ टू गेट आउट ऑफ दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव, आई डोंट नो, यू आर मे बी यंग फॉर इट, but there is something called bully buy and sully deals and all that, where women were put up on auction. These are all ways of intimidating women who are talking in the public space, even if it is not in that manner, but there are in other manners in which all this kind of things are happening. आपने किसी भी चीज़ पे अपना आवाज़ उठाया, लोग कोई कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया वगैरह. So students are facing the biggest threat in something like this, and women who question patriarchy, who are standing up for themselves. We spoke about the laws, and therefore I want to now just directly go to the cost of something like this. It restricts where the women are able to study. The young women very often are not even putting up their digital portfolios, which is the way to get your jobs now. Any professional, any MBA college will tell you that LinkedIn जैसे platforms को इस्तेमाल करके आप अपना प्रोफाइल बढ़ाओ ताकि आपको jobs मिल सकते हैं. लेकिन उसको करने में भी लड़कियां कतराती हैं और घबराती भी हैं, और पहले तो नहीं मालूम कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो एक चीज़ है, वो जानना ज़रूरी है. बट बियॉन्ड दैट, हाउ यू डोंट गेट misused or your profiles don't get used there, that is something that is very, very important. Because where women's voices are shrinking, democracy will also shrink equally. That is something that you must remember. But while I'm talking about all these very stark and very grim statistics, I am very hopeful because a university like Maulana Azad, the university has spoken about this as a topic and having a program over the next 16 days, all those different programs, and I'm saying, आप समझ रहे हैं कि बस एक ये अटेंडेंस है या कहाँ ही जाकर पोस्टर कैंपेन देखा, all of them are marks of protest. It is something that you are doing towards a very important cause for your own future. Remember that, because one little thing that you do, a poster that you put up, something, a debate in which you participate, or you even listen to some other people who are debating and talking about it, you are adding your voice to that strong voice, and that is how democracy functions. And therefore, please pay very good attention, because if such a जैसे मैम ने कहा, you were saying, no, that let it not be just a symbolic thing. This is a very powerful intervention that your university is attempting, and therefore I'm saying participate with the kind of spirit that it requires. जो colleges में हम लोग imbibe करते हैं, वो चीज़ें हमको बाद में our personalities actually get shaped by that. We understand what the power of protest is. जब हम where you are able to go out, this is your chance to go out and talk to people about issues that you face. Ma'am, I'm very glad that you spoke about the ICC and the fact that it's a safe space, that not just ICC but the university itself is giving. That opening up of the space is the first step that you will take towards your own freedom and towards your own life being in a better place. And therefore, I think this thing about empowerment और एक्सप्लॉयटेशन दोनों रखा जाता है ना, जब डिजिटल स्पेस में आप बात करते हैं, तो क्या ये एम्पावरमेंट है कि आपको एक्सप्लॉयट करने का एक और तरीका है? This is definitely empowerment. It is how you choose what to do in it, and therefore you need to learn a few things about what we can do. Access to knowledge, opportunities, networking and community building also happens through this media. It's a very powerful media. जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, तब ये जो community आप build करेंगे या network जो build करेंगे through your digital things, I think it's very important. Those are also very important things, and you understand also what is happening across the world. Your voice and your visibility is very important, and of course the convenience that ma'am was talking about. All the services are now available online, so there is no choice now. We are the most digitally empowered nation in the entire world, not the US. यहाँ पे हम कहीं पे भी किसी भी गांव में जाके you don't have money on your hands, with your phone you can pay. It does not happen in any other part of the world. It happens only in India, बोलते हैं ना. ये चीज़ ये सही है, जो digital empowerment ऐसी payment की जो opportunities हैं. Therefore, it is inevitable that women will be on this platform, but we need you must remember that there is cyberbullying, there is harassment, online stalking, doxing, deepfake images. हमेशा you start turning everything towards yourself. You think, अरे मैंने उससे ज़्यादा बात की ना, तो शायद इसीलिए मैं ट्रैप हो गई हूँ. मैं किसी को बोलूँगी तो वो यही समझेंगे कि मैंने बहुत उसको I gave him lot of space,
or I said many things that I should not say, or I met somebody in some place. Remember that all these are methods to control you, control your mind, and therefore that space that ma'am spoke about, please feel free to use that space very well. Now it's a legal thing. Everywhere there are confidentiality will be maintained, and you must speak about it so that you understand. And also to be supportive to people who are getting digitally trolled. It could be your own friends. It could be in that very small circle of people in your own friends when people start trolling. कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि अरे तुझे तो ये नहीं आता. I realized much later that my daughter was being bullied by her classmates because we don't recognize many things as bullying. And in the cyber world, it's happening in our own world and we don't realize it. And therefore, it's important to know to use privacy is first, because you have to use very strong passwords, we say, no? All this is very theoretical. I'm sorry. It may be sounding very like that, but strong passwords, because privacy, digital literacy, to have two-factor authentication, vagera. I'm sure you'll have a session in which you talk about digital safety for youngsters, about being able to do all these things, to be able to spot scams when they happen. There are also romance scams that happen. People meet you online. They may not even be a man, but they will be posing as a man and talking to you many things, or posing as a woman and cheating also. Many men have got cheated like that also. Posing as a woman and talking, it will be a man who will be cheating you of your money or even your mental health and peace. That also happens. And to be able to seek that community support, to be there for each other. So I'm glad that we learn to believe survivors, we learn to educate ourselves on cyber laws, and you call out online abuse. When it happens to somebody else also in a group, you realize that this is abuse, so stand up for them. Because when 2-3 people stand up, then the voice just think, yes, this is wrong, we will not allow this to happen on our group. Whether it's a university group, students group, your neighborhood group, just say apartment complexes, wherever it is, I'm saying. And have online spaces where women can speak freely. This is a physical space that she spoke about, to be able to speak freely. So that's the future that we deserve, where all women can speak with confidence that she is safe, and her dignity will be protected, and that she will not be attacked for what she is saying or a view that she holds on a particular issue. I think that is the kind of a world that we require, from where we can traverse forward. Thank you so much for your patience. I think I went all over the place, but thank you for bearing with me. Thank you. अब मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर साहिबान से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे आज के इजलास के सदारत फरमा रहे शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की खिदमत में मोमेंटो और पौधा पेश करें. तमाम कन्वीनर साहिबान से गुजारिश कर पौधा पौधा भी पेश. हाँ दे अब एक मिनट. ओके. यकीनन देखिए, यूनिवर्सिटी में इतना जो खुशगवार माहौल तालीम के लिए, हमारे रिसर्च के लिए फराहम किया जा रहा है, ये हमारे इज़्ज़त इमाम वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की काविशें हैं कि यूनिवर्सिटी का सिर्फ एटमॉस्फेयर ही यानी नेचुरल यानी खूबसूरती नहीं, बल्कि तालीमी एकेडमिक लेवल पर भी हम जो है अपनी छाप छोड़ रहे हैं. एशियन जो QR कोड में भी हमने अपना मुकाम पाया है. ये सब हमारे इज़्ज़त इमाम वाइस चांसलर साहब की दूरअंदेशी है और उनके फ़ैसले हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से आज देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक नारा है, एक नारा है, जल है तो कल है. अगर उसका कोई अमली तौर पर उस पर इम्प्लीमेशन हो रहा है तो हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है. यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ हर बाउर में कितना पानी है, उसकी सतह आप क्या है, वो हमारे वाइस चांसलर साहब. तो तालीम मैं अब बड़े एहतराम के साथ शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर सैयद हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने सदारती कलमात को पेश करें. देखो संभल के बेनाम खुदा बंदे जान व खैरत. प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी and Madam Uma Sudhir, Shabana Kaisar, head of the department, and host of colleagues, Sumi ji,
Now I think session is over and डर पैदा हो रहा है। अब आपने कहा कि अपने पास रखो, स्कूल में मोबाइल ले जाना मना है, मगर धीरे से वो अपने पास कहीं ना कहीं छुपाए हुए है। इसे कि मम्मी को बताना है ना कि हम ठीक ठाक हैं, और अगर कहीं कुछ पता लग गया तो मालूम साहब कि वो जूते के नीचे है मोबाइल, दब गया, लो बाबा दूसरा खतरा। अब वो आईफोन तो बनेगा नहीं, ले जाओ उसको किसी दो कंपनी के अंदर और उसमें 5,000 रुपये और लग जाए। ये डर जो है इकॉनमी में भी आ रहा है, ये है इकॉनमी। अब साहब अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, अब अमेरिका यूरोप में तो आप देखेंगे कि घरों की हिफाजत हो रही है। वहाँ से आप भी देख सकते हैं अपना घर महफूज है कि नहीं, लॉक एंड की में है कि नहीं। एक जो बड़ा डर है, इसलिए जर्नलिस्ट आई मस्ट से दैट सी वन बिग फियर इज हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ये एक्सप्रेशन जो बिंदास एक्सप्रेशन, ओपन डिस्कशन, खुलकर अपनी बात रखने का डर। आप बताइए कि क्या आप इतनी आजादी से अपनी बात को रख सकेंगे? वो दौर और था जहां ये सब माइनर चीजों में गिना जाता था। ठीक है आपने कह दिया, ठीक है हम एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन आपने अगर एक भी हाइब्रिड कोई ऐसा यूज कर दिया है तो सीधे बात जाएगी कि अब इसका तो कोर्ट में फैसला होगा। नाउ दिस इज हाउ दिस फियर साइकोसिस, वी आर अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स। इट्स ए बिगेस्ट डर ना। एक डर जो हम लोगों को वाकई होना चाहिए, अब मैं आपके सामने वो बता रहा हूं लुब्बे लुबाब, जो डर हमें होना चाहिए वो इस तरह का डर हो कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोड को क्रॉस करने के लिए हम अपनी बालकनी से देख रहे हैं, उस तरफ एक वेंडर है जो तरबूज काट काट के, बड़ा सा तरबूज, उसको काट काट के उसकी फांकें बना के रखे है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आ जाओ 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, बड़ा सस्ता है। और एक बच्चा इस तरफ से, इस फुटपाथ से उस फुटपाथ उस तरबूज को खरीदने के लिए जा रहा है और 10 का नोट हाथ में लिए है। हम बालकनी से देख रहे हैं, वहाँ धूल भी है, मिट्टी भी है। हम ये सोच रहे हैं कि ये तरबूज का टुकड़ा अगर इसने खा लिया तो इसका स्टमक अपसेट जरूर होगा, बीमारी पकड़ लेगी। दौड़ के बालकनी से आए और उसका कि बेटा ये मत खाना, चल तुझे मैं पूरा तरबूज दिला देता हूं, अपने घर ले जाके काट के खाना। ये डर हम लोगों के अंदर से खत्म हो गया, इस पर हम सोचते ही नहीं। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर। ये कौन लोग सोचते थे? ये डर दूसरों का था जो अपने लिए इबादत नहीं करते थे, इबादत करते थे आपके लिए कि कहीं आपका कुनबा सलामत रहे, आपकी फैमिली सलामत रहे। अपने लिए नहीं था डर, दूसरों के लिए डर था। वी शुड क्रिएट, ये डर हमको क्रिएट करना चाहिए। जो हमें क्रिएट करना चाहिए वो डर नहीं है हमारे पास। आई हैव स्पोकन इनफ, बट एवरीथिंग इज नॉट वन साइडेड। आई एम टेलिंग यू, जिस तरह की पोस्ट आ रही हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम के ऊपर, विलेज गर्ल्स बाहर निकल पड़ी हैं, उनके लिए भी तालीम की ज़रूरत है। इस पर भी लिखिए। एक लड़की ने यहाँ लॉ स्कूल की एक लड़की ने जो क्राइम औरतों की तरफ से हो रहा है उस पर किताब लिखी, उसको भी पढ़िए। इसका एडवांटेज भी है,
डिसएडवांटेज भी। इसको हर तरफ अगर देखिएगा तो इसके डिसएडवांटेजेस हर तरफ नजर आएंगे। इसको सिर्फ एक खास जेंडर की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। मेरे एक दोस्त ने अपनी बीवी का ड्रेस पहन के और एक डांस करके मुझे पोस्ट कर दिया, कह रहा पहचानो। यार ये क्या कर रहे हो भाई? 1-2 बजे रात में एक साहब का फोन आता है, सर क्या आप अभी तक जाग रहे हैं? क्यों, आप कौन? नहीं, मैं सोच रहा था आप लोग सो जाएं तो घर में दाखिल हो। ये सब ये देख रहे हैं आप, ये तमाशे देखिए आप। कुछ लोग हैं कि जो सीधे आपको पिक्चर लेके सामने आ जाते हैं। आप वो आपको फोन ही कर रहे हैं फोटो के साथ। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने पहचाना? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पहचाना। क्या मैं आपके फला फला रिलेशन से फला का लड़का हूं। पहले तो बंद कर दो ये फोन, इसलिए कि ये पता नहीं वही है कि कोई और है। So all sorts of fears are there, you know, and then it has become very risky affair. Digital economy, digital society, digital marketing, all these things are at risk. But yes, I know you have to confront with, you have to fight it out. I know the plight of many girls, in fact, and even old ladies I have seen. And really, yes, when you hear their cries, their pathos, their lamentations, really you don't feel like living in this world. Such a great harassment, in fact, and such a kind of discrimination against women. So we should fight it out. But how to fight? I can give you a few remedies as usual. Identify. You have to identify. You have to make a difference between good and bad. You have to make. Nobody else will come and suggest. You have to make. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देख रहे हैं, ख्वाहिशात जैसे हैं, जैसे जैसे खतरात बढ़ते हैं ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। मगर यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब वो माहौल नहीं रह गया कि आप समझिए कि जितने भी बाग में फूल और कलियां हैं वो सब असली हैं। अब कागज के फूल भी हैं और आपको मैदान में लाके दिए जा रहे हैं गुलदस्ते, और वो कागजी हैं। तो आप समझिए आप कि बहुत से फूल अपना रुख बदल कर सामने आए। बहुत से फूल अपना रुख बदल कर सामने आए। हुई बारिश तो उनके रंग खुलकर सामने आए। बारिश करनी पड़ेगी आपको। वो जिसके मुंतजिर हो तुम, आप देखिए आइडियल बनाने में भी ये वर्ल्ड बहुत पीछे रह गया है। एवरी डे योर आइडियल इज चेंजिंग। अल्लामा इकबाल कहते थे ना, वो आइडियलिज्म की बात करते थे। इस ज़माने में होते तो सारा कहते थे कि मैं इस दीवान को पब्लिश नहीं होने दूंगा। आइडियल नहीं है। किसी ज़माने में जो है आपके पास आइडियल हुआ करता था। वो जिसके मुंतजिर हो तुम, उसे क्या देख पाओगे? एक निगाह सामने है, एक निगाह अंदर है जो छुपी हुई निगाह है। उस निगाह से देखने वाले कितने हैं? वो जिसके मुंतजिर हो तुम, उसे क्या देख पाओगे? अगर एक दिन नकाब अपनी उठाकर सामने आए,
इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई। आप अपने ही मेंटोर को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे दोस्तों की भीड़ में दुश्मन भी थे शामिल। हमने तैसे हमारे दोस्तों की भीड़ में दुश्मन भी थे शामिल। जो मेहनत से चुना गल्ला तो कंकर सामने आए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हवाओं को जो करना है उन्हें वो काम करने दो। हवाओं को जो करना है उन्हें वो काम करने दो। मदद उसकी करो जो क्षमा लेकर सामने आए। And we believe that we should support those who come out openly and fight it out. I think this much, that they will create a new world. छोड़िए आप हसन, दानिश्वरों के पास आखिर क्यों नहीं जाते? हसन, दानिश्वरों के पास आखिर क्यों नहीं जाते? किसी कतरे की खातिर क्या समंदर सामने आए? You have to go to go to the place, to the extent of your destination and see what is happening there. Not that you expect that destination will come to you. No, it will not come to you. But anyway, I am glad that Professor Shabana Kesar, initiated this dialogue, and this will continue for about 2 weeks' time. Professor Farida Siddiqui, I have taken a lot of cues from you, and of course our main speaker, a very powerful journalist, must be very powerful journalist, the way she was speaking out, in fact. So I hope this power will continue and our university will benefit out of it. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने के बाद जो यूनिवर्सिटी का माहौल बना, उसके लिए एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अब मैं मुतालियात निस्वा की जो है मोहतरमा आमिना तबस्सुम से गुजारिश करता हूँ कि इजहार तशक्कुर पेश करें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस नहायत हसास और अहम प्रोग्राम 16 डेज़ एक्टिविज़म टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस फ्रॉम 25 नवंबर टू 10 दिसंबर में मैं आमिना तबस्सुम, रिसर्च असिस्टेंट, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और कल्चरल एक्टिविटी सेंटर की जानिब से नहायत एहतराम के साथ इजहार तशक्कुर पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कलीदी मेहमान मोहतरमा उमा सुधीर, एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV साउथ की बेहद ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने न सिर्फ हमारी दावत को कबूल किया और नहायत जामे अंदाज में इस पहलू पर रोशनी डाली कि डिजिटल तशद्दुद दरअसल ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स, ज़हनी सुकून, निजी ज़िंदगी और समाजी शराकत से जुड़ा हुआ एक संगीन इंसानी मसला है। आपने जिस बारीकी और संजीदगी से इस मसले की तह में जाकर गुफ्तगू की, वो हमारे लिए नहायत काबिल क़दर है। आपने इस बात पर जोर दिया कि जब तक हम साइबर लिटरेसी, ज़िम्मेदार डिजिटल रवैये और मौसर रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, ख़वातीन की ऑनलाइन आवाज़ हमेशा ख़तरे में रहेगी। मैं अपने शेखुल जामिया जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की सभी में क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी क़यादत में जामिया शब व रोज़ तरक्की की सिमत गामज़न है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेक़ाद में आपका ताउन काबिल सताइश है। सर, आपकी सरपरस्ती हमेशा हमारी तालीमी व समाजी काविशों की असास रही। आपका ताउन और आप रहनुमाई हमारे लिए मशाल राह है। बेहद शुक्रिया सर।
हम अपने रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब के भी बेहद ममनून व मशकूर हैं। इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद में आपका हमेशा ताउन रहता है, ख़ासकर ख़वातीन की बाइख्तियारी और ख़वातीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर हमेशा मुस्बित इक़दाम करते हैं। खुसूसी शुक्रिया हमारे प्रोग्राम कन्वीनर्स के नाम डॉक्टर शबाना केसर, सदर शोबे तालीमान इस्मा, प्रोफेसर वी.एस. सुमी, चेयरपर्सन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, प्रोफेसर फरीदा सिद्दीकी मैम, डायरेक्टर मरकज़ बराए मुतालात निस्वा का, जिन्होंने आला इंतज़ामी सलाहियत और भरपूर मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। हम कल्चरल एक्टिविटी सेंटर के मिराज साहब और उनकी टीम के भी शुक्रगुजार हैं। आपका ताउन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शामिल है। हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़, डीन, डायरेक्टर, हेड्स और असातिज़ाए कराम, नॉन टीचिंग स्टाफ, तुलबा व तालिबात के भी बेहद ममनून व मशकूर हैं, जिनकी मौजूदगी और दिलचस्पी ने इस प्रोग्राम की अफादियत और वक़ार में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया और इस मुहिम के मकसद को तक़वियत बख्शी। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तब्रेज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने खुशगवार अंदाज में इस प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। एक ख़ास शुक्रिया उन तमाम मुंतज़िमीन और टेक्निकल टीम IMC, CIT और इंजीनियरिंग सेक्शन, स्टेट सेक्शन के नाम, जिनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ होता है। आखिर में आइए हम सब इस अज़्म का इरादा करें कि हम टेक्नोलॉजी को ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक महफूज, बाइख्तियार और मुस्बित ज़रिया बनाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। डिजिटल तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हमारी इज्तिमाई कोशिश ही वो रोशनी है जो आगे का रास्ता रोशन करेगी। आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।